बीपीएससी 71st मेंस ऑफिसर्स बैच। भाई ये बैच सीधे सीधे कहाँ लैंड करता है? सीधे सीधे बीपीएससी में ऑफिसर बना देता है ये बैच। बाकी बैच पीटी उटी पास कराता है चाहे उसके, तो ये फोकस्ड पूरी तरह से है, तो उसके ऊपर फोकस कराता है। तो ये हमने, और इस वाले में अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्लो रखेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। आप चूंकि इसमें ये जो बीपीएससी मेंस की तैयारी है, इस बीपीएससी मेंस की तैयारी में जो टीचर्स हैं उनकी भूमिका इस लेवल पर कम है और आपकी भूमिका ज़्यादा है, इसलिए आपका रोल अधिक है कि यहाँ पर आपका रोल इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि मान लो 3 जो मेंस का है, बीपीएससी जो मेंस का है, तो आप जानते हैं कि इसमें 900 मार्क्स के टोटल कहानी है, स्टोरी है। वो ऑप्शनल और उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, नहीं, ऑप्शनल और क्वालिफाइंग की। तो इस वाले में जो 900 है, इसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए, ये 3 हैं। और जीएस पेपर 1 में आपने देखा हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स, और डीआई। और जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक, और फिर एसए में 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। और इसमें हमने आपसे डिस्कस किया, वीडियो बना के डाला, कि तीनों सेक्शन में अगर अच्छा कमांड लेना है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है फर्स्ट टू फाइनलाइज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को फाइनलाइज करना। चलो, तो इकोनॉमी का है, इकोनॉमी वाले में इंडियन इकोनॉमी, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। हमारी जरूरत दोनों है, शॉर्ट नोट्स की भी है और बड़े की भी है। और आप जानते हैं कि इसमें जो टॉपिक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर या कृषि, एग्रीकल्चर या कृषि है। और कृषि वाले में एक फॉर्मेट हमारा पे हो जाएगा एग्रीकल्चर विकास क्रम, डेवलपमेंट, इंडिया बिहार दोनों, सब माने पूरा एक टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। एग्रीकल्चर की वर्तमान स्थिति क्या है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या हैं, और उन चैलेंजेस को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे दूर कर रही है, इस तरीके से पूरा एक हमारा चार्ट बन जाएगा इसका। दूसरा टॉपिक जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड अदर रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड अदर रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे। हरित क्रांति एवं अन्य क्रांतियां, इसका भी एक चार्ट बन जाएगा हमारे पास। क्रांति, हरित क्रांति एवं अन्य क्रांतियां, ठीक है। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा लैंड रिफॉर्म, बिहार में खूब हो रहा है, भूमि सुधार,
ये भी एक टॉपिक है, हमें करना पड़ेगा। उसके बाद एक टॉपिक और करना पड़ेगा जिससे कि हमें हमारे वो हो जाए, जो कंटेम्प्ररी जो कहा जाता है ना स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट फार्मिंग जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, स्मार्ट फार्मिंग में तो कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अदरवाइज जाएंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, ये सब जो हो रहा है, तो उसको तो इसके लिए क्या कर लेंगे, उसे शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या किया जा रहा है, ये भी जैविक खेती, जैविक खेती, और फिर जैविक खेती के बाद यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में कैसे यूज करेंगे, ये शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। ड्रोन का कैसे यूज करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है इसमें। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग, इसका भी। और उसके बाद एक और है फूड प्रोसेसिंग, बिहार के लिए चाहे देश के लिए भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। और उसके बाद एक और है पोस्ट हार्वेस्ट में दो टॉपिक आएगा, एक आ जाएगा कृषि उत्पाद विपणन, मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और इसमें तो आप जानते हैं दो है, एक एमएसपी के बारे में जानना होगा, दूसरा ई नाम के बारे में जानना होगा, ऑनलाइन क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में, और तीसरा थर्ड हो जाता है उसके बाद फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, और इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड या और भी जो भी इनिशिएटिव्स हैं तो उसको लेकर के कुछ शॉर्ट नोट्स के टॉपिक हमें देख लेने होंगे। और शॉर्ट नोट्स वाले में जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि साख, उसके बाद ये एक कृषि उत्पादों, एक परिवहन भंडारण, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, स्टोरेज क्या लिखे, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। और उसके बाद एक और पशुपालन, बिहार जैसे स्टेट के लिए एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो इस तरीके से ये एग्रीकल्चर के सारे टॉपिक्स हैं जो कि जिसका आपके पास फ्लो चार्ट होना चाहिए कंप्लीट लिखा हुआ जब लिखना शुरू करें तो। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है सेकंड, पूछा बीपीएससी में पूछा भी है, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग एवं आधारित संरचना, उद्योग एवं आधारित संरचना, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, और इस वाले में तो निश्चित रूप से कई सारे टॉपिक हैं पूछा हुआ, जैसे बिहार, भारत में औद्योगिक विकास की स्थिति बिहार के संदर्भ में, ये पूछा हुआ मेंस में, शायद 69 या 68 में पूछा हुआ ये। तो उसी तरह से एक हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक सीधा टॉपिक हो जाएगा जिसमें सारी बातें आ जाएंगी। औद्योगिक विकास, एक हो जाएगा ये। दूसरा हो जाएगा औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेंट्रल
और बिहार, सेंट्रल और बिहार। और उसके बाद एमएसएमई इंपॉर्टेंट होगा, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज। और उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स के टॉपिक इसमें आ जाएंगे, मेक इन इंडिया और उसी तरह से मेक इन बिहार, इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर मेक इन बिहार। केवल बिहार में बेचिए ही नहीं, बिहार में बनाइए भी सही, नहीं, मेक इन बिहार। और उसके बाद एक और इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0। उसी तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा। तो ये सब शॉर्ट नोट्स हैं, ये तो तीनों हैं यहाँ वाले, ये सब शॉर्ट नोट्स के लिए हैं। मेक इन इंडिया, इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जा सकता है। फिर जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में दो है, एक है स्कीम्स, कुछ कॉमन स्कीम्स हैं, और दूसरा कंपोनेंट्स, योजनाएं और घटक। योजनाएं और घटक। योजनाओं में आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, पीएम गति शक्ति या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का। और कंपोनेंट्स में आते हैं तो एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो आता है। ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे तो पहले 4 होते थे, अब 5 हो गया, 5वां रोपवे हो गया। अर्बन एरियाज में भी रोपवे को बढ़ाया जा रहा है। धरती पर जगह तो बचा नहीं है, तो क्या करेंगे, अब आसमान में यात्रा करेंगे, नहीं, हेलीकॉप्टर से लोगों को यहां से वहां छोड़ें, पटना में रेलवे स्टेशन से हेलीकॉप्टर में बिठाएं और कहां छोड़ दें, हेलीकॉप्टर से एक छोर से दूसरे छोर, गंगा नदी में भी घुस गए। तो अब लेकिन एक होगा कि सबसे अच्छा तरीका है, जैसे गंगा नदी में जो आपने बनाया, कॉरिडोर बनाया है, मेरीन ड्राइव जो बनाया, क्या नाम है उसका, जयप्रकाश सेतु, नाम क्या है, जेपी सेतु, वो जो बनाया जेपी सेतु, गंगा नदी के अंदर में जो बनाया, उसी तरह से बाकी नदियों, बाकी रिवर में भी बना सकते हैं। छपरा में भी आराम से डोरीगंज से शुरू करेंगे, छपरा डोरीगंज तक आ चुका है, जो चिरांद जिसको बोलते हैं, तो वहां तक आ चुका है छपरा, अगर गए होंगे तो छपरा को किनारे किनारे फिर एक बना दीजिए। तो उससे क्या फायदा होगा कि मेन जो इस तरफ के जमीन के बदले में नदी में पिलर डाल डाल करके आप छपरा के एक छोर से दूसरे छोर, अब बीच बीच में एंट्री दे दीजिए हर जगह पे, जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। जो भी शहर नदी के किनारे, इतने नदी के किनारे है, छपरा नदी के बहुत किनारे है, पटना नदी के बहुत किनारे है, तो ऐसे जितने भी शहर हैं उन शहरों में अगर ये रिवर वे बना देते हैं तो इससे आपका, दिल्ली जैसे है तो दिल्ली में भी यहाँ से शुरू करके लेकर के, और अब बना रहे हैं वो शिपिंग के लिए बना रहे हैं, शायद सोनिया बिहार से शुरू कर रहे हैं, हाँ? लेकिन सबसे अच्छा है कि नेहरू बिहार वाला नाला है, इसके ऊपर ही रोड ऊपर बना दे कुछ। लेकिन फिर वही बात है कि उतना ज़्यादा डेडिकेशन कहाँ गवर्नमेंट में है। नहीं तो दिल्ली में जिस तरह के ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति इमर्ज कर रही है, अगर आप नहीं रोपवे बनाएंगे, नहीं अगर आप कोई अल्टरनेटिव रूट्स लेंगे तो कितना टाइम लगता है, यहाँ से कैंप जाने में कितना टाइम लग जाता है। एवरेज गाड़ियों का स्पीड जो दिल्ली में वो 5-6 किलोमीटर का है, 7 किलोमीटर का है। तो ऐसे थोड़ी दिल्ली चलेगा। आपको वाजपेयी ने बड़ा विजन के साथ अपना, तो ये 5 तरीके का ट्रांसपोर्टेशन आ गया, रोड आ गया, रेल आ गया, जल वाटर आ गया, उसके बाद सिविल एविएशन आ गया, और 5वां रोपवे आ गया। बनारस के अंदर में, पटना के अंदर में, अभी बनारस में करीब 600 करोड़ रुपए के लागत से बना है, रोपवे बन रहा है। तो रोपवे भी एक अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में इमर्ज किया हुआ है, और बाकी सब उसमें आएगा। क्लियर है? तो ये भी, तो कंपोनेंट्स में ये आ जाएंगे। उसके बाद जाते हैं तो नेक्स्ट लिख लो, ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन।
और मानव संसाधन में 5 टॉपिक हैं, पांचों जानना होगा। मानव संसाधन में 5 टॉपिक होता है। कौन कौन से? एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और तीसरा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, गरीबी, बेरोजगारी। तो ये सारे तो फुल लेंथ क्वेश्चन हैं, भले क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में, लेकिन हैं सारे, ये पांचों के पांचों फुल लेंथ क्वेश्चन हैं। तो एक टॉपिक ये भी है। उसके बाद एक टॉपिक और हो जाएगा पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस में अभी 2 फुल लेंथ दिखाई दे रहा है और 2 शॉर्ट नोट्स दिखाई दे रहा है। फुल लेंथ में 2 है। कौन कौन से? एक है जीएसटी और जीएसटी 2.0, और दूसरा है सब्सिडी। और शॉर्ट नोट्स में जा रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स में 2 है, एक 16th फाइनेंस कमीशन और 8th पे कमीशन। 2 टॉपिक, 16th फाइनेंस कमीशन और 8th पे कमीशन। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो है योजना आयोग एवं नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, एंड नीति आयोग। ठीक है, ये टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ग्लोबलाइजेशन और WTO वगैरह आता है, वो कंटेम्प्रेरी हो जाता है, हम उसको कर लेंगे वैसे, ऐसे वैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, लेकिन फिर भी टॉपिक क्वेश्चन आएगा आपको इतने ही टॉपिक से। ये जो हमने बोर्ड पे लिखा, एक हो गया ग्लोबलाइजेशन। जैसे अभी पहले ग्लोबलाइजेशन को हमने प्रमोट किया WTO के थ्रू, और अब डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिका फर्स्ट और बाकी देश भी पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो ऑटोमेटिकली पूरे डोनाल्ड ट्रंप ने सारा हौच पौच कर रखा है ग्लोबलाइजेशन को, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को। तो ग्लोबलाइजेशन और फिर WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है, ये भी आ सकता है। करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, ये पेपर 1 में आएगा, लेकिन ये एसे में आएगा। ये एसे का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में नई जगह बनता है इसका, और ये पेपर 1 का टॉपिक है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में जोड़ के इसको कहीं ना कहीं से आएगा ये। ठीक है, तो फिर वही बात है कि जो क्लास नोट्स आपको मिला है, क्लास नोट्स को, और अभी जो हम लोग इन्फोग्राफिक्स करेंगे इसको, तो पहले इसको इंटू 10 टाइम्स। अच्छा, ये तो आप प्रैक्टिस करेंगे, ये तो प्रैक्टिस करने के लिए है, और ये पढ़ेंगे इंटू 10 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आपको काम भर फैक्ट यहां से मिल जाएगा। इतना फैक्ट, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा पढ़ते समय, कि हम पढ़ेंगे उतना ही मल्टीपल सोर्सेज आपके सामने आएंगे। मैगजीन के रूप में आएगा, योजना के रूप में आएगा, कुरुक्षेत्र के रूप में आएगा,
बड़ी सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। हमेशा पढ़ते समय एक बात को ध्यान में रखिएगा कि क्या वो कंटेंट एग्जाम हॉल में जा पाएगा। और एग्जाम हॉल में नहीं जा पाएगा तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप समझ रहे हैं? आपको करीब 22 क्वेश्चन लिखना है, सेकंड पेपर में 15 शॉर्ट नोट्स लिखना है और 5 फुल लेंथ लिखना है, तो 15 5 20 क्वेश्चन लिखना है। ज्यादा हो गया था, हाँ। तो इस तरह से मान लो 20-21 के आसपास क्वेश्चन लिखना है। तो ऐसी स्थिति में आपको अभी ही ये तय करना पड़ेगा कि क्या कोई सोना चांदी वहां जा पाएगा, और सोना चांदी जो नहीं जा पाएगा उसके पीछे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। और ये आप खुद तय करेंगे, इसमें कोई टीचर आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे मैटर आएंगे, आपके आंख के सामने से गुजरेंगे, और वहां पे पढ़ते समय इस बात को ध्यान रख लेना पड़ेगा। केवल पढ़ने के लिए उस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या एग्जाम हॉल तक क्योंकि आपका इस लेवल पर आकर के बस आपके पास एक ही सच्चाई है, और वो सच्चाई है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और उस क्वेश्चन पेपर में आपको अपने नॉलेज को यूज करना है। तो जो परसेप्शन के लिए मत पढ़िएगा, नॉलेज के लिए पढ़िएगा। कई बार लगेगा कि बड़ा सोना चांदी है, बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा, कुछ नहीं एग्जाम हॉल तक जा पाएगा। ठीक है, तो इतना जरूर व्यवहारिक रहिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन होकर के ऐसी चीजों के प्रति टाइम खराब कर रहे हैं आज, और 4 महीने बाद एग्जाम है, पता चला कि या तो हम उसको बार बार पढ़ पाए तो हम उसको पढ़ें, अगर बार बार नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, या काम की चीजें कुछ उसमें से मिली तो उसको नोट करके बार बार पढ़ा, और नहीं तो उसको ड्रॉप कर दिया। तो इस बात को भूलिएगा नहीं कि बार बार आपको उसको पढ़ना है, तभी उसको उठा पाइएगा। जो जिस चीज को बार बार नहीं पढ़ सकते हैं उसको उठाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये है। अब बाकी तो अपना जो मैगजीन है योजना कुरुक्षेत्र तो पढ़ा ही जाता है। इसमें से एक टॉपिक ले लीजिए, हम आपको पब्लिक फाइनेंस वाला ही एक टॉपिक करा देते हैं। पहले सार्वजनिक वित्त वाला, सार्वजनिक वित्त में 2 पार्ट है। कौन कौन सा? एक जीएसटी, क्योंकि आपके एग्जाम के बजट आएगा तो बजट को हम लोग देख लेंगे उस टाइम पे, करंट अफेयर्स के पार्ट के रूप में कर लेंगे उसको, लेकिन अभी जो है एक जीएसटी, दूसरा सब्सिडी, तीसरा 16th फाइनेंस कमीशन, और उसके बाद 8th पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। अब देखो, अब एक लिख लो, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो इसमें एक इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, दूसरे इसके प्रोविजंस हो जाएंगे, परिचय, प्रावधान, मूल्यांकन, रिव्यू, और इसी में जीएसटी 2.0। तो इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? इंट्रो लिख दीजिए, परिचय, परिचय में अप्रत्यक्ष कर है, इट्स ए इनडायरेक्ट टैक्स। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन तो इसका यही है कि ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स, इन इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए लाया गया है।
अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए लाया गया है। दूसरा क्या है, 101वां संविधान संशोधन है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। नेक्स्ट 17 सेंटर और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया गया है। सत्रह केंद्रीय एवं राज्य अप्रत्यक्ष कर को मर्ज किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो इसमें एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स बिक्री कर, और वैट, ये सब हैं इसमें शामिल। एक जुलाई 2017 से लागू हुआ और लास्ट में एक देश एक कर एक बाजार, वन कंट्री वन टैक्स वन मार्केट, वन कंट्री वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, और एक पॉइंट और इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, मूल्य को, अच्छा, सरलीकरण, कर सरलीकरण को बढ़ाया, टैक्स सिंप्लीफिकेशन बढ़ गया था, कर सरलीकरण बढ़ा और प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ। ठीक है, क्या प्राइस कम हुआ, लिख लिए, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो प्राइस कैसे कम हुआ है, तो प्राइस कम हुआ, जैसे मान लो हमने कहा कि 1,00,000 रुपए का या 10,000 रुपये का कोई सामान है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का 10% एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार का 10% सेल टैक्स या वैट, यही कोई भी सामान खरीदेंगे तो यही दो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा उसके ऊपर। क्लियर है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11,000, 12,100 रुपया हुआ प्राइस इसका। टोटल प्राइस कितना हुआ, 12,100। क्यों, क्योंकि ये 10,000 में 10% जोड़ेंगे तो ये 11,000 हो जाएगा, और 11,000 के ऊपर ये 10% जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 12,100 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये बाद वाला जो 10% है, ये 10% में दो है ना, इसमें 10,000 और 1,000, 10,000 और 100 ना, तो ये जो बाद वाला 10% है वो इस पर भी लग रहा है और इस पर भी लग रहा है। 1,000 ना, सॉरी, कितना हुआ, 1,000 हुआ, तो ये 12,000, 10,000 पे भी लग रहा है और 1,000 पे भी लग रहा है, दोनों पर लग रहा है। जबकि यहां पे इलॉजिकल क्या है कि भाई 10,000 पे लग रहा है, ये बाद वाला 10% 10,000 पे लग रहा है, समझ में आ रहा है भाई, ये जो 1,000 कलेक्शन हुआ, ये वाला 10% जो 1,000 हुआ वो सेंटर को मिल गया, तो अगला वाला 10% राज्य को मिलेगा। लेकिन अगला वाला जो 10% है वो ना सिर्फ 10,000 पे लग रहा है, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 1,000 रुपया है, जो टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में मिल रहा है, उस पर भी लग रहा है। और इसको बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, कर के ऊपर कर। तो भाई मूल पर कर लगे समझ में आता है, टैक्स पर कैसे टैक्स लग रहा है, ये नहीं लगना चाहिए। तो अब जीएसटी में क्या किया गया, यही 10,000 रहेगा, इसके ऊपर प्लस सीजीएसटी और इसी पे प्लस एसजीएसटी। जो यहां पे हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल कर दिया गया।
ठीक है, ये दोनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का है वो क्या किया गया, अलग अलग लगाया गया। जैसे बिल जो बनेगा तो अमाउंट लिखा जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अलग 10% और इसका ये दोनों बेस पर ही लगेगा। अर्थात अब ये 10% अगर है तो ये कितना होगा 1000, और ये वाला भी 10% अगर है तो ये भी कितना होगा 1000। क्लियर है, ये वाला सेंटर के पास चला जाएगा और ये वाला राज्य के पास चला जाएगा। क्लियर है, और अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12000। क्या, अब पहले वाला कितना था 12100, तो मूल्य तो कम हो गया। ठीक है, तो एक सेंटेंस लिख दीजिए नीचे, ये जो डायग्राम आपने बनाया था उसके नीचे, विथ ऑल दीज फीचर्स, इस प्रकार की विशेषताओं के साथ जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए अनेक प्रावधान किए गए। विथ ऑल दीज फीचर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी मेनी प्रोविजंस मेड। इस प्रकार की विशेषताओं के साथ जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए अनेक प्रावधान किए गए। तो क्या क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें दो तरह का प्रावधान प्रोविजन किया गया। एक, चूंकि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है भाई, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो ये सेंटर और स्टेट दोनों है, तो यहां पे जाते हैं तो इसमें होता है जीएसटी का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी का क्रियान्वयन। तो जीएसटी के क्रियान्वयन में क्या हो जाएगा, यहां पर दो पार्ट में, एक होता है इंट्रा स्टेट, अंतरराज्यीय राज्यीय व्यापार, इंट्रा स्टेट ट्रेड, और दूसरा अंतरराज्यीय व्यापार, इंटर स्टेट। जैसे गुजरात से बिहार में, बिहार से बिहार में और गुजरात से बिहार में, तो यहां क्या हुआ, बिहार से बिहार, बिहार में उत्पादन और बिहार में ही बिहार में विक्रय, प्रोडक्शन इन बिहार और मार्केटिंग इन बिहार, दोनों बिहार में। और इसमें क्या हुआ, गुजरात में उत्पादन और बिहार में विक्रय। आ रहे समझ में। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे जो जीएसटी होगा, जैसे फैक्टर कॉस्ट कहा जाए, फैक्टर कॉस्ट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, जीएसटी डिवाइडेड इन टू पार्ट, और ये जो होगा ये जाएगा केंद्र को, ठीक है, और ये जाएगा बिहार को, बिहार को। जैसे मान लो अब यहां पे क्या है, जो जीएसटी को अगर हम 18% मान लेते हैं तो केंद्र को 9% और ये 9% यदि जीएसटी 18%, तो अगर जीएसटी 18% है तो केंद्र को 9% और राज्य को, बिहार को 9% जाएगा। यह होगा इंट्रा स्टेट ट्रेड की स्थिति में। क्लियर है। अब लिख दीजिए इंटर स्टेट में, इंटर स्टेट में तो इंटर स्टेट में जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसमें यहां पे फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, उत्पादन लागत इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट,
कॉस्ट, ये भी फैक्टर कॉस्ट या उत्पादन लागत इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अब यहां पे प्लस आईजीएसटी लगेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 269A, आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये क्या होगा, 18% अगर है तो ये दो पार्ट में, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और सीजीएसटी सेंटर को और एसजीएसटी 9% दोनों, एसजीएसटी बिहार को लिख दीजिए नीचे। एसजीएसटी हमेशा डेस्टिनेशन स्टेट को मिलेगा, एसजीएसटी विल बी रिसीव्ड टू डेस्टिनेशन स्टेट। डेस्टिनेशन स्टेट को, चूंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स है, ये कंजम्पशन टैक्स है, डेस्टिनेशन जहां बिकेगा उसको मिलेगा। क्लियर है ये। आईजीएसटी में, सीजीएसटी में जाएंगे तो सीजीएसटी यहां पे 9% हुआ और ये भी 9% हुआ, अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। क्लियर है। तो एक तो ये हुआ। नीचे एक लाइन लिख दीजिए, इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार के मामले में, विदेश व्यापार के मामले में इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड आईजीएसटी लागू होगा, आईजीएसटी विल बी इंप्लीमेंटेड इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, आईजीएसटी विल बी इंप्लीमेंटेड। और ये क्या हो जाएगा, आईजीएस, ये यहां पे दो पार्ट होगा, निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट और दूसरा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट में क्या होता है, निर्यातक को वापस रिटर्न टू, जो आईजीएसटी जो भी जुड़ करके उस प्रोडक्ट के ऊपर, कोई टीवी बनते हुए आया अब एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर जीएसटी तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो जो ऐड हुआ है उसको आईजीएसटी बोलेंगे, दैट विल बी रिटर्न टू एक्सपोर्टर। जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उसको रिटर्न हो जाएगा, सरकार उसको वापस कर देगी, ठीक है। आयात पे लगेगा, आयात तो डोमेस्टिक ट्रेड की तरह लग जाएगा ऊपर, ठीक है। और आयात पे, इस पे यह लागू होगा, इट विल बी इंप्लीमेंटेड। और जिस राज्य में कंज्यूम होगा, सीजीएसटी, ये जो यहां एजीएसटी जो लगेगा इंपोर्ट के ऊपर, उसका सीजीएसटी सेंटर को और एसजीएसटी उस राज्य को मिलेगा जहां वो इंपोर्टेड गुड्स यूज होगा। क्लियर है, उसको मिल जाएगा ये, ठीक है। अब ले लीजिए दूसरा, लिखो, इस क्रियान्वयन की इस प्रक्रिया, देखो, दिस प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, इस प्रक्रिया को, दिस प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड बाय जीएसटी नेटवर्क, अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। देखो, इस प्रक्रिया को क्या लिखे, जीएसटी नेटवर्क नामक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाता है, बाय जीएसटी नेटवर्क, like public sector company. This implementation is maintained and managed by GST network, a public sector company. अब यही क्या करती है कि जैसे जितने बिल बाउचर हैं, सॉफ्टवेयर है, उसके लिए टीसीएस को, इन्फोसिस को ये हायर करते हैं। कंपनी कौन सी है, जीएसटी। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए, व्हिच कंपनी इज ऑथराइज्ड टू मेंटेन द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी एक ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है, तो वो कंपनी का नाम क्या है, जीएसटी नेटवर्क है। ये लोगों के अन्य कंपनियों के सर्विसेज को हायर करती है। क्लियर है ये। नेक्स्ट लिख लो, लिखो, संविधान के अनुसार, 101वें संविधान के अनुसार, संशोधन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 101 कॉन्स्टिट्यूशन, के अनुसार जीएसटी को विनियमित करने के लिए, टू रेगुलेट जीएसटी,
को रेगुलेट करने के लिए संविधान में इन कॉन्स्टिट्यूशन अ न्यू आर्टिकल एडेड, न्यू आर्टिकल ब्रैकेट में आर्टिकल 279 ए, संविधान में अनुच्छेद 279 ए को जोड़ा गया। अ न्यू आर्टिकल एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 279 ए, ठीक है, फॉर जीएसटी काउंसिल, क्या लिखे, जोड़ा गया जीएसटी परिषद के लिए, फॉर जीएसटी काउंसिल और जीएसटी परिषद के लिए, जीएसटी परिषद के लिए और जीएसटी काउंसिल, ठीक है, एडेड। और आप लिख दीजिए इसमें जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, मतलब जीएसटी से रिलेटेड जितना भी अमेंडमेंट है वो सारा किसके द्वारा किया जाता है, जीएसटी परिषद के द्वारा। और ये क्या है, आर्टिकल 279 ए में इसका प्रोविजन है। दूसरा, जीएसटी से संबंधित ऑल रेगुलेशन रिलेटेड विथ जीएसटी, सभी विनियमन, ऑल रेगुलेशन रिलेटेड विथ जीएसटी, क्या लिखे, जीएसटी से संबंधित सभी विनियमन इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद जाएंगे तो उसके बाद अब तक कितनी बार बैठकें हो चुकी है, वार्षिक मासिक बैठक का प्रावधान ना, 2 माह नहीं होता है, 5 साल हुआ ना, 17 से 2017 से अगर जोड़े तो 5 3 8 96, माने मोटा मोटी वो होता है 55-56वां बैठक हो रहा है। ये हर महीने में होना चाहिए, लेकिन कई बार 2-2 महीने पे हो जाता है, मासिक ही है। क्योंकि जुलाई से जोड़ो ना, तो फिर जुलाई से लेकर के अभी तक देखेंगे तो कितना हुआ, 8 साल हुआ, तो 96 मंथ हुआ, तो 96 मंथ में फिर 55 कैसे 2 महीने पे होगा, तो 56 चल रहा है अभी। तो माने अच्छा, मासिक बैठक का प्रावधान, बैठक मंथली क्या लिखेंगे, मंथली कॉन्फ्रेंस, मंथली मीटिंग्स, मासिक बैठक। उसके बाद मताधिकार, अच्छा 1 मिनट, सभी निर्णय सर्वानुमति से, ऑल डिसीजन, निर्णय सर्वानुमति से, ऑल डिसीजन टेकन थ्रू कंसेंसस, सर्वानुमति से, कोई इसमें विरोध नहीं हो सकता है, सभी निर्णय सर्वानुमति या 1 मिनट 3/4 4th 3/4 मेजॉरिटी, सर्वानुमति या 3/4 बहुमत से, ठीक है, सभी निर्णय सर्वानुमति या 3/4 बहुमत से, क्लियर है। मताधिकार, वोटिंग राइट, केंद्र सेंटर 1/3, राज्य 2/3, स्टेट 2/3 और 2/3 और वोटिंग हुआ 3/4 से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कभी केंद्र के द्वारा अकेले या राज्यों के द्वारा अकेले कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। जब भी डिसीजन लेना होगा तो दोनों को केंद्र ले सकता है, कुछ राज्यों को मिला करके, लेकिन राज्य अकेले कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अध्यक्ष, अच्छा सदस्य लिख दीजिए, सदस्य केंद्र की तरफ से 2 और राज्य की तरफ से 3, 28 और 3 31।
28 राज्यों के और 3 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और 2 दिल्ली और पौंडीचेरी, तो 3 हो जाएंगे। इसके केंद्र के 2 अध्यक्ष, चेयरमैन, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। और फिर अब 56वां बैठक कब है? 56 जीएसटी 2.0 कब लागू किया गया था? जीएसटी काउंसिल 56 3 से 4 सितंबर को हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से रिलेटेड है ये। क्या लिख देंगे? 56 बैठक सर्वाधिक महत्वपूर्ण, 56 समिट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैठक सर्वाधिक महत्वपूर्ण। और इसमें क्या हुआ? जीएसटी 2.0, जीएसटी 2.0 से संबंधित प्रावधान, से संबंधित सुधार, जीएसटी 2.0 रिलेटेड रिफॉर्म्स टेकन। ठीक है, और अब लिख के एक छोड़ दो, जीएसटी फिर कल करेंगे। जीएसटी 2.0 पैरा चेंज करके एक लाइन लिख दीजिए। देखो, समय समय पर, टाइम टू टाइम जीएसटी काउंसिल, टाइम टू टाइम जीएसटी काउंसिल मेड वेरियस रिफॉर्म्स फॉर इजी एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। समय समय पर क्या लिखे? जीएसटी परिषद द्वारा ऐसे सुधार किए जाते हैं जिससे जीएसटी का सरल एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। जैसे लाइक जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म इन जीएसटी। क्या लिखेंगे उसको हिंदी में? अगले जीएसटी में अगले चरण का सुधार, जीएसटी में अगले चरण का सुधार। और इसी तरह से हेडिंग बनाए, एक डाल के छोड़ दीजिए इसको, जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इन जीएसटी। इसको हम लोग घेर लेंगे और इसके बाद इसका प्लस माइनस कर लेंगे, कंक्लूजन कर लेंगे, तो हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो कल करेंगे।